दोस्तों मैं जुगल सरकोटा राजस्थान से आपके लिए लेकर के आया हूँ शानदार धमाल वाली क्लास। देखिएगा, जैसा कि आप देख रहे हो बैक टू बैक सारी की सारी टेक्निकल की जो क्लासें हैं उसी क्रम में आज आपके लिए एक और क्लास। जी बिल्कुल सही समझे हो। कौन सी क्लास है, क्लास का नाम क्या है? जी यहाँ से देखिएगा, फोर्जिंग। फोर्जिंग को बोलते हैं लोहारी या लोहारगिरी। ठीक है जी, फोर्जिंग को क्या बोलते हैं? लोहारी या लोहारगिरी। जी बिल्कुल सही समझे हो आप। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो क्लास आपकी क्या है, किस टाइप की है। जैसे कि देखिएगा, अब मैं बताऊँ आपको तो ध्यान से सुनना बात को। सबसे पहले अपन जिस बिंदु पर बात कर रहे हैं तो ये लीजिएगा इसका। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि फोर्जिंग क्या होती है, किससे करते हैं फोर्जिंग। जी आइए, ये है फोर्जिंग। और फोर्जिंग को बोलते हैं लोहारी या फोर्जिंग। इसको एक ब्लैक स्मिथी के नाम से जानते हैं। ब्लैक स्मिथी क्या बोलते हैं, या स्मिथ शॉप क्या बोलते हैं, स्मिथ या तो स्मिथ बोलते हैं या फिर ब्लैक स्मिथी बोलते हैं। एंड जो है फोर्जिंग। ठीक है, तो यहाँ ये आपको ध्यान रखना, इस टाइप से कई निक नाम से जाना जाता है। अनेक नाम से जानने का एक ही उद्देश्य कि फोर्जिंग बोलो, ब्लैक स्मिथ बोलो, या फिर लोहार खानी बोलो, लोहारी बोलो, या स्मिथ बोलो, ये एक ही वर्ड है, सरल लैंग्वेज देखे। लेकिन यहाँ जो ज़्यादातर आपको स्मिथ एंड फोर्जिंग के नाम से ये चैप्टर देखने को मिलता है, अर्थात लोहारी व फोर्जिंग जो है नाम से ये चैप्टर आपको देखने को मिलता है। इसमें हम सबसे पहले पार्ट 1 को पढ़ते हैं तो देखिएगा, सबसे पहले पार्ट 1 स्टार्ट होता है तो इसमें इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है। जी बिल्कुल सही पकड़े हो, इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। जी किसको कहेंगे परिचय, यहाँ पर ये देखना है, इसका थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन ध्यान से देखना है। इसमें सबसे पहला पॉइंट लोहारगिरी शॉप, ब्लैक स्मिथी शॉप किसे कहते हैं। जो भी आपने लोहो पिटे देखे हैं वो सारे के सारे लोहारगिरी शॉप का ही कार्य करते हैं। जी एक वो दक्ष कारीगर होते हैं, परंतु वो अनपढ़ दक्ष कारीगर होते हैं, आप पढ़े लिखे दक्ष कारीगर होते हैं। बस अंतर इसी बात कहा। हाँ जी, लोहो पिटे जो आपने देखे आपके आसपास में गाड़ियाँ से आते हैं, रुनझुन गाड़ियाँ लेकर के आपके चले आते हैं घरों पर। आसपास में लोहे को ठोकते पीटते आपने देखा, कुल्हाड़ी बनाते हैं, चीनी चीजल वगैरह कई तरह के जो है फोर्जिंग उपकरण बनाते हैं। और जिनको आपने देखा होगा ब्लोअर की सहायता से एक बच्ची उस ब्लोअर को चलाती रहती है, वो महिलाएं और वो जो है जेंटलमैन उसको पीटते रहते हैं लोहे को एनिमल पर रख करके। बराबर जो सारा कार्य होता है, ये सभी जो टोंक की सहायता से उठा करके उसको क्या है, उस पर रखा जगह पकड़ करके ठोका जाता है, पीटा जाता है, चोट मारी जाती है और वांछित आकार में ढाल दिया जाता है। ये सब कार्य का जो करता है एक फोर्जिंग वाला का ही है। और लोहार जो होता है वो एक फोर्जर है, एक अच्छा फोर्जर है, जो है स्किल्ड फोर्जर है। लेकिन अंतर सिर्फ ये कि वो अनपढ़ जो है फोर्जर है और आप पढ़े लिखे फोर्जर हो। अर्थात पढ़े लिखे और अनपढ़ में यही अंतर है कि आप उसमें टेक्निकल शब्दावली भी यूज लेते हो कि कौन सी क्या साइज और किस आधार पर कैसे बनाया हो। वो अनुभव के आधार पर बनाता है, आप अनुभव के आधार पर उसकी पहले ड्राइंग भी तैयार करते हो और उसी के बेस पर उसको तैयार किया जाता है। बस यही अंतर आप फिर उसमें। हाँ फोर्जिंग का कार्य वो भी करता है, फोर्जिंग का कार्य आप भी करते हो, आपको अच्छा पेमेंट मिलता है बजाय उनको, क्योंकि वो पढ़ा लिखा जो है फोर्जर नहीं है। जबकि आप पढ़े लिखे फोर्जर हो तो आपको अच्छी डिमांड होती है। जी प्रत्येक कार्यशाला में फोर्जिंग एक शॉप होता है, ब्लैक स्मिथी नाम से जाना जाता है, जो कि लोहार खाना कहते हैं जनरली प्रत्येक कार्यशाला में। यहाँ कार्यखाना में जहाँ पर भी जाते हो तो ये फोर्जिंग नामक शॉप होता है जिसे लोहार खाना कहते हैं। जी कहाँ जा रहे हो, लोहार खाने में, तो इसका मतलब है लोहारगिरी शॉप में जा रहे हैं और वो कार्य करता है तो वो लोहार कहलाता है। क्या कहलाता है, लोहार कहलाता है। जी सही कहते हैं। ये सभी ट्रेड के अंतर्गत वैसे होता है, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं, सभी ब्रांच का है ये चैप्टर जिस पर अपन परिचर्चा कर रहे हैं। जी आप तो इस पर ध्यान देना है। अपन बात कर रहे हैं यहाँ लोहारी, और लोहारी को बोलते हैं फोर्जिंग। इसमें पार्ट 1 को अपन जिक्र करते हैं तो पार्ट 1 पर इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन पर बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन क्या होता है, किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, इस पर ध्यान देंगे। जी सबसे पहले देखिएगा, लोहारगिरी शॉप यहाँ पर बोलते हैं ब्लैक स्मिथी शॉप। इसको बोलते हैं स्मिथ शॉप या ब्लैक स्मिथी शॉप। ठीक है जी, कभी कभार आपके यूँ दिया रहता है कि ब्लैक स्मिथी शॉप, तो अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे आपको दिया रहता है ब्लैक स्मिथी शॉप, तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, मैं स्टील या कच्चे लोहे को गर्म करके, स्टील को, इस्पात को या फिर कच्चे लोहे को गर्म करके उस पर हथौड़े से, हैमर से पीट करके विभिन्न उपयोगी उपकरण व यंत्रों का निर्माण किया जाता है। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया बेसिक रूप से कि फोर्जर क्या होता है और किस प्रकार से उपकरणों का उपयोग करते हैं। लोहार का उदाहरण देकर आपको समझाया, तो इससे आपको ये क्लियर हो जाता है कि भाई जो लोहार होता है वो अच्छा फोर्जर होता है। और यहाँ यही चीज़ यहाँ लिखी गई, तो पहला ही क्वेश्चन आपका जाता है कि लोहार इसको देखकर क्वेश्चन क्यों आ जाता कि लोहारगिरी शॉप में स्टील व कच्चे लोहे को गर्म करके उस पर हथौड़े से चोट पाकर, गर्म करके उस पर हथौड़े से चोट
चोट मार के पीट पीट करके विभिन्न उपयोगी उपकरण या वांछित आकार में ढालने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, तो आपको बताना फोर्जिंग कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? फोर्जिंग। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी जी। बिल्कुल आगे एक नेक्स्ट चैप्टर में आता है तो आपका क्या आता है, इस प्रक्रिया में धातु को गर्म करके देखिएगा, इस ऑपरेशन के तहत धातु को क्या किया जाता है, ठंडा, नॉर्मल, सामान्य, गर्म, गर्म। तो आपको बताना इस प्रक्रिया में धातु को गर्म करके उस पर प्लास्टिक अवस्था में लाकर तुरंत फोर्जिंग क्रिया द्वारा वांछित दाब देकर के निश्चित आकृति में बदलते हैं जी। अब आप देखोगे यहाँ एक वर्ड आया प्लास्टिक अवस्था, इसका मतलब क्या है जी, समझो। ये प्लास्टिक अवस्था वाला जो शब्द है इसका मतलब ठोकने पीटने पर एक धातु तथा धातु पुनः वापस उसी स्थिति, जैसे स्प्रिंग आ जाती है तो इलास्टिसिटी कहते हैं। लेकिन प्लास्टिक अवस्था तक मतलब ठोका पीटा, अब वहाँ वो उसी स्थिति में रहेगी, अब वो वापस पुनः लौट करके नहीं आएगी, उस स्थिति को बोलते हैं प्लास्टिक अवस्था में। अब पुनः इसको पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। इस प्रक्रिया में धातु को गर्म किया जाता है। बिल्कुल फोर्जिंग में धातु को क्या किया जाता है, तो पहला आंसर आपका होगा गर्म करना, ठीक है ना। गर्म करके प्लास्टिक अवस्था तक देखिएगा, फोर्जिंग में जो है धातु को पीट पीट कर किस अवस्था तक लाया जाता है, तो प्लास्टिक अवस्था तक। कहाँ तक? जिसमें पुनः लौट करके धातु वापस उसी स्थिति में नहीं आती, जहाँ थी वहाँ की वहीं रह जाती है ना। मैं लाकर तुरंत फोर्जिंग क्रिया द्वारा आवश्यक दाब देकर के निश्चित आकृति में यहाँ पर क्या बदलते हैं या उपकरण बनाते हैं। ये क्रिया हो जाती है आपकी किसमें, फोर्जिंग। अब नेक्स्ट अगर पॉइंट आता है तो इसी में देखो यहाँ पर क्या चीज़ आएगी आपको देखना। अब देखो आगे मैं आगे लगता हूँ ऊपर, ठीक है जी। इसको मिटा दूँ, समझ में आया? तो उतार लेना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। ये लीजिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट अगर स्टेप में आता है तो क्या आता है यहाँ पर, ये देखिएगा। आगे अगर बात करते हैं इसमें ही, तो यहाँ ये है कि नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, धातु को आकार तथा तापमान के अनुसार इस कार्य के लिए, ठीक है, धातु के आकार तथा तापमान के अनुसार इस कार्य के लिए कई प्रकार की भट्टियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। इस कार्य के लिए कई प्रकार की भट्टियाँ जो है यूज में लाई जाती है जी। सही समझो आप, भट्टियाँ जो है कई प्रकार की यूज में लाई जाती है। अब इन भट्टियों का क्या है उपयोग, किस तरह से है, कैसे है, इनको भी देखें। तो अनेक प्रकार की फोर्जिंग भट्टियाँ प्रयोग लाई जाती है, जिसमें ब्लास्ट के लिए यहाँ पर प्रयोग कराते हैं, ब्लास्ट करने से, पुल करने से यहाँ पर जो है, तो इस टाइप की कई भट्टियाँ प्रयोग में लाई जाती है। तो आपसे कहा जाए कि धातु के आकार और तापमान के अनुसार कार्य के लिए क्या प्रयोग में लाई जाती है, जिस पर इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता हो, तो क्या कहलाता है, भट्टियाँ प्रयोग में लाई जाती है जी। नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे तो छोटे उत्पादों को लोहार भट्टी तथा बड़े उत्पादों को बंद भट्टी में प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है, क्लोज करने से प्रयोग। तो यहाँ पर देखिए गर्म करते हैं। अब आप देखो छोटो जनरली है तो लोहार खाने में अपन प्रयोग करते हैं, ब्लॉक की सहायता से आप जो है ना। लेकिन अगर बड़े स्तर की है जहाँ पर आपको रेल की पटरियाँ पिघलानी है, मान लीजिए इंजन पिघलाने हैं, डिब्बे पिघलाने हैं, ये भी तो 25 साल बाद कंडम हो जाते हैं, इनको भी कट करना पड़ता है, इनको भी पिघलाया जाता है, वापस कास्ट किया जाता है। और ये जो चीज़ें की जाती है तो इसके लिए आप खुद समझिए तो क्या चाहिए आपको, बड़ी भट्टी चाहिए, तो बड़ी भट्टियों में भी यहाँ प्रयोग लाया जाता है। तो लोहार के लिए तो नहीं यहाँ पर देखेगा, लेकिन बड़े उत्पादों के लिए जो होगी वो बंद होगी, भट्टियाँ क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। लेकिन छोटे उत्पादों के लिए छोटी होगी, भट्टियाँ क्या होगी, क्लोज होगी, ओपन होगी, ठीक है ना, जिसमें अपन ओपन तरीके से करते हैं। तो दोस्तों ये कंडीशंस है। अब आता है यहाँ नेक्स्ट एक पॉइंट जो आपके लिए फोर्जिंग। एक्चुअली फोर्जिंग है क्या, इस चीज़ को सही डेफिनेशन में समझे तो क्या होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं इस विधि में, फोर्जिंग जो है इस विधि में धातु को लाल सुर्ख गर्म करके उस पर हथौड़ा अर्थात हैमर या शक्ति, कोई भी हथौड़े की शक्ति हो सकती है, हथौड़े या पावर हैमर। देखिएगा यहाँ पर या तो सामान्य हैमर जिसे घना हथौड़ा कहते हैं, या फिर पावर हैमर जो मशीन में ही फिट रहता, अथवा फोर्जिंग मशीन द्वारा चोट लगा करके या फुट फोर्जिंग मशीन द्वारा चोट लगा करके एक निश्चित आकृति में बनाया जाता है, जो क्रिया आपकी क्या कहलाती है, फोर्जिंग कहलाती है। तो एक निश्चित आकृति में देखिएगा क्या होता है, लाल सुर्ख गर्म करके, लाल तप्त गर्म करके, और इस पर क्या किया जाता है, या तो सामान्य घन हथौड़े से या फिर जो है अपने पावर हैमर से जो है मशीन के द्वारा या फोर्जिंग मशीन के द्वारा चोट मारी जाती है जोर से, उसके बाद उसको वांछित आकार में प्राप्त कर दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, फोर्जिंग कहलाती है। समझ में आया ना आपको? तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं दोस्तों फोर्जिंग। क्या बोलते हैं, फोर्जिंग। आपको क्लियर?
अब देखिएगा यहाँ तक आपने पढ़ लिया कि फोर्जिंग किसे कहते हैं। लाल तत्व गर्म कर लिया, लाल सुर्ख गर्म करके उस पर क्या कर दिया, ऑपरेशन कर दिया। लेकिन दोस्तों एक बात आपको मैं फिर भी बता देता हूँ, सुनिए ध्यान से, जिस पर अपने यहाँ जिक्र कर रहे हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ देखो तो फोर्जिंग के प्रकार, टाइप ऑफ फोर्जिंग में अपन बात करते हैं तो फोर्जिंग कितने प्रकार की होती है, इसके भी कई न कई प्रकार की फोर्जिंग होती होगी। फोर्जिंग के प्रकारों को अपन पढ़ेंगे तो यहाँ आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि भाई कौन कौन सी प्रकार की फोर्जिंग है। जी बिल्कुल सही समझे आप। तो सबसे पहले नंबर का जो फोर्जिंग है, इसमें आप यहाँ पर देखो तो अस्थिर फोर्जिंग, तो हैंड फोर्जिंग मतलब हाथ के द्वारा की जाने वाली फोर्जिंग हस्त फोर्जिंग कहलाती है। सरल लैंग्वेज में यूँ कहे तो कोई भी भट्टी में लोहे को गर्म करके टोंग की सहायता से या फिर जो है कि लेदर का ही जो है हाथ में पहन लेते हैं, मजबूत आता है और उसमें जो है दूर तक पकड़ा जाता है और उसके पॉइंट को जो है उसको क्या कर लाल तत्व गर्म किया जाता है इस सहायता से। मतलब जनरली क्या देखा है तो कोई भी जॉब को टुकड़े को गर्म करके, लोहे के टुकड़े को गर्म करके और टोंक की सहायता से पकड़ करके उसको एनविल पर रख दिया जाता है। फिर स्लेज हैमर घन हथौड़े से पीट पीट कर उसको वांछित आकार प्रदान करने की जो क्रिया है वो हाथ से की जाती है, इसीलिए इसको हस्त फोर्जिंग कहते हैं। जी कुछ ऐसा यहाँ पर भी लिखा हुआ, पढ़ते हैं अपन, देखिएगा यहाँ पर हैंड फोर्जिंग क्या होता है। हैंड फोर्जिंग में जॉब को गर्म कर लिया जाता है, ठीक है। करने के बाद एनविल पर किस पर रखा जाता है, एनविल पर रखकर, एनविल का मतलब होता है निहाई, हिंदी में अगर वर्ड आए तो आप कंफ्यूजन मत होना, निहाई, ठीक है ना। एनविल पर रखकर, एनविल पर रख करके फोर्जिंग औजार, फोर्जिंग औजार मतलब फोर्जिंग टूल्स की सहायता से हैंड फोर्जिंग की जाती है। फोर्जिंग टूल्स की सहायता से क्या की जाती है, हैंड फोर्जिंग की जाती है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो हस्त औजार, तो यहाँ पर देखिएगा हस्त फोर्जिंग जो यहाँ पर बात करते हैं। हैंड फोर्जिंग में जॉब को क्या किया, गर्म करे, गर्म करने के बाद एनविल पर अर्थात यहाँ निहाई पर रख करके हस्त फोर्जिंग औजार की सहायता से, हैंड फोर्जिंग टूल की सहायता से, है ना, फोर्जिंग की जाती है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, आपकी यहाँ समझ सकते हो, तो ये कहलाती है फोर्जिंग। अब होती कैसी है इसको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, तो क्लियर हो जाएगा किस टाइप की होती है। तो देखो यहाँ देखिएगा, मैं आपको अभी यही बताया था थोड़ी देर पहले, देखो इसको गौर से देखो यहाँ पर। तो इसमें एक चीज आपको यहाँ साफ साफ दिखाई दे रही है, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, ये है इसमें स्लेज हैमर। क्या है, स्लेज हैमर। इसको जिससे अपने यहाँ पर चोट दे रहे हैं, ये स्लेज हैमर है, ठीक है। ये इसमें हैंडल लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पत्थर लगी हुई, ठीक है। तो इसको बाहर नहीं निकलने देती और यहाँ इस पर चोट मारी जा रही है। लाल सुर्ख जो जोग है, ठीक है, ये लाल सुर्ख क्या है, जोग है। यहाँ अगर बात करते हैं तो इसको बोलते हैं जोग। और इस लोहे के जोग पर जब यहाँ रखा जाता है, ये वाला भाग जो देख रहे हो जिस पर रखा जा रहा है, तो ये वाला भाग एनविल कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, एनविल। तो यहाँ इस पर रखा जाता है, इस वाले भाग पर रखा जाता है, जिसे एनविल कहते हैं। तो एनविल पर रख करके इसको ठोका जाता है, पीटा जाता है, वांछित आकार प्रदान कर दिया जाता था। इसमें जो हो अपन किसका प्रयोग करते हैं, हाथ का। किसका प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर, हैंड का, इसीलिए इसको हैंड फोर्जिंग करते हैं। इधर भी देख लो आप, ग्लव्स पहने होंगे, इधर भी देखिए आप, यहाँ इसमें टोंग भी प्रयोग में लाई जाती है। क्या लाई जाती है, टोंग। यहाँ इसमें जो है टोंग भी प्रयोग में लाई जाती है। टोंग का मतलब होता है संडासी, ठीक है। तो संडासी भी प्रयोग में लाई जाती हैं। जी सही समझे हो। तो इसके लिए तो आपको ये जो सारी प्रक्रिया जो मैंने अभी बताई, ये फोर्जिंग ऑपरेशन है। जी कौन सा ऑपरेशन है, फोर्जिंग ऑपरेशन। अब तो आपको समझ में आया नहीं, कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं ठीक है। अब मैं यहाँ तक तो आपको बता ही दिया हूँ। इसके बाद अगर यहाँ पर बात करते हैं तो क्या आएगा, अब यहाँ तक तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया। लेकिन दूसरी एक और स्टेप आती है मशीन के द्वारा फोर्जिंग करने की विधि। अब मशीन कैसे फोर्जिंग करेगी इस बात को भी समझना होगा। फोर्जिंग जो है 3 प्रकार की मशीनें प्रयोग में लाई जाती है। 3 प्रकार की मशीनें कौन कौन सी होती है, इन पर भी ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 आती है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्जिंग मशीन। जी हॉरिजॉन्टल फोर्जिंग मशीन किसे कहते हैं, यहाँ पर देखिएगा आप बनावट में देख सकते हो, एक बार में आपको क्लियर हो जाएगी कि यहाँ कैसी होती है, ठीक है। तो यहाँ आपको इसी भी देखना है, हॉरिजॉन्टल फोर्जिंग मशीन पे भी ध्यान देना है। जी सबसे पहले जो जिस बिंदु पर ध्यान देना है, तो यहाँ पर ये जो मशीन दिख रही है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। और यहाँ जो देख रहे हो आप, यहाँ इसमें इसकी सहायता से, ये लीवर है, इसकी सहायता से ये जो यहाँ लगा हुआ ये आपका जो है जॉब रहता है, इस पर जो है ये पावर हैमर इस पर एक साथ गिराया जाता है, जिससे इसको वांछित आकार में यहाँ पर बना दिया जाता है। तो इस तरह की जो कंडीशंस आपकी होती है इसको बोलते हैं यहाँ। देखिए मशीनों का जो है 3 रूप अपन ने बोला है, और 3 रूप में अलग अलग रूप आपको जो देखने को मिला है, उसमें सबसे पहला जो रूप आपको मैं दिखा रहा हूँ वो है हॉरिजॉन्टल फोर्जिंग मशीन। जी फोर्जिंग मशीनें कौन कौन सी होती है, इनके द्वारा अपन बात करेंगे। तो इसमें पहला नंबर का हॉरिजॉन्टल
ओरिजेंटल, दूसरे नंबर का जो है फ्रेश द्वारा। अब फ्रेश द्वारा ये आपने जनरली कहीं पर भी देखने को मिल जाती है, ओरिजेंटल वाला सामान्य रूप से कारखानों में देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर फ्रेश द्वारा बाई फ्रेश के द्वारा जो है किस प्रकार की फोर्जिंग होगी, ये चीज़ अपने को देखना होगा। यहाँ पर आप देखोगे तो इस तरह की स्थिति आपकी यहाँ पर बन जाती है, जिसका अपन यहाँ क्लियर कर रहे हैं। तो ये आप देखिएगा, इस पर अपन यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से समझ लेना है कि जो स्टेप आपकी यहाँ पर बन रही है, जिसका जिक्र अपन यहाँ ये कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको इसमें यहाँ पर जो पर इसको जो है यहाँ पर पावर हैमर की सहायता से ठोका जाता है जोर से। ये इस पर आकर गिरता है, धड़क धड़क धड़क, बहुत जोर से पावर से पड़ता है। परिणाम स्वरूप ये जो है ये वांछित आकार जो चाहिए वो आकार लेता है अपन को, जो आकार से इस टाइप का। तो ये जितना और जिस पर जितना आप लोग को यहाँ पर सेट कर दिया, उसी हिसाब से यहाँ पर इस पर टॉर्क मारेगा, प्रेशर मारेगा, दबाव मारेगा। तो ये चीज़ आपकी होती है जी, है ना। तो यहाँ आप 2 प्रकार की मशीनों का जिक्र कर चुके हैं, फ्रेश वाली एक ओरिजेंटल। अच्छा, एक और तीसरा नंबर की जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ, आप देखिएगा तीसरे नंबर की जो है शक्ति मशीन, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा शक्ति हथौड़े के द्वारा, पावर हथौड़ा, यही सेम स्टेप, ये थोड़ा सा अंतर आप देख सकते हो इसमें, तो आपको यहाँ पर क्लियर होना होगा क्या अंतर है। जी बिल्कुल है, वैसा है, लेकिन उस मशीन में और इस मशीन में वहाँ प्रेस था, केवल दबाव देता था वो। यहाँ देखिएगा दबाव नहीं देता, ये हथौड़ा पीटता है, पावर देता है फर से क्या, तो वहाँ दबाव था, ओनली प्रेस था। मशीन वही थी, लेकिन वो प्रेस करके क्या करती थी, और यहाँ ये दबाव से इसको क्या करता है, यहाँ पर न करके ये पावर से मारता, शक्ति देता है, धड़क धड़क धड़क। और वो भी ऐसे करता था करने में, लेकिन उसमें क्या होता था कि यहाँ प्रेस दबा रहा, वो दबा, और यहाँ दबा नहीं रहा, ये इसके साथ साथ में क्या करता है, ये ठोकता ठोकता ठोकता, तो धक धक जो करता है, ये चीज़ है। तो यहाँ पर इस प्रकार से कई चीज़ें जो है आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ, तो अलग अलग ये दोनों ही प्रकार उसमें है जो अपन यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर और भी चीज़ें आएगी जिसका अपन यहाँ पर क्लियर करेंगे। हाँ जी, लेकिन विधि आपके 3 प्रकार की होती है। अभी अपन यहाँ पर मशीनों का जिक्र किया अलग अलग प्रकार से, जो आपने देखा। एक विधि जो है सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाने वाली विधि, जिसका नाम आप यहाँ देख रहे हो नेक्स्ट, तो ये रहा ड्राई फोर्जिंग। कौन सी है? ड्राई फोर्जिंग। अब ड्राई फोर्जिंग कैसी होती है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। जी ये लीजिएगा, ड्राई फोर्जिंग मेथड यहाँ पर है ड्रॉप। तो यहाँ पर देखिएगा ड्रॉप फोर्जिंग, ड्राई नहीं है, ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप। तो ड्रॉप फोर्जिंग क्या है? ये विधि सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली है। इस विधि में जॉब की फोर्जिंग डाई की सहायता से, किसके डाई द्वारा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, डाई द्वारा। डाई की सहायता से जो वांछित शेप चाहिए वो प्राप्त कर लेते हैं, की जाती है। फोर्ज किए जाने वाले जॉब की यथार्थता अर्थात एक्यूरेसी, फोर्ज किए जाने वाले जॉब की यथार्थता एक्यूरेसी प्रयोग में लाई जाने वाली डाई पर निर्भर करता है। एक्यूरेसी किस पर निर्भर करता है? डाई पर निर्भर करता है। तो प्रयोग में लाई जाने वाली डाई पर निर्भर करता है। यह विधि जॉबों को अधिक मात्रा में बनाने हेतु प्रयोग में लाई जाती है। इस विधि का जो प्रयोग करते हैं वो जॉबों को सर्वाधिक मैक्सिमम मात्रा में इसी मेथड के द्वारा बनाया जाता है। ये ज्यादातर प्रयोग में लाई जाने वाली विधि है। अच्छा, तो यहाँ आप देख सकते हो इस टाइप की विधि है कि डाई का संचा बना दिया गया है और उसी को यहाँ पर डाल दिया गया और इसी के आधार पर यहाँ पर क्या करते हैं, इसको फोर्ज करते हैं। जो वांछित शेप चाहिए वो प्राप्त कर लें, या खांचों में ये कट जाएगा और इन खांचों में जो चाहिए जिस आकार में अपन यहाँ पर बना लें। तो देख लो, आप जब जानते हो ये रेल की पटरियाँ वगैरह भी इसी आधार पर बनाई जाती है। ये अधिकतर सेल वगैरह जो बनाते हैं स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड वगैरह इस टाइप की, तो यहाँ पर इसी टाइप का प्रयोग में लाए जाते हैं। तो आप यहाँ ये देख रहे हो, इससे आपको क्लियर हो ही रहा होगा कि कैसी चीज़ें आपके सामने बन रही। ये मशीनें मैंने पहले आपको बताई दी ऑलरेडी। अच्छा, यहाँ तक जो है इसमें एक चीज़ आपके लिए नहीं आई है, तो मैं आपको वही बताना चाहता हूँ। जी आप देखो, यहाँ ध्यान से देखना कि क्या है यहाँ पर फोर्जिंग टेम्परेचर का मतलब होता है यहाँ जो है जो लोहारी ताप है, फोर्जिंग टेम्परेचर है वो कितना होगा, कैसे होगा, किस आधार पर गिरेगा, किस आधार पर बढ़ना चाहिए, क्या कंडीशन अप्लाइड होनी चाहिए, इस सब को हम देखते हैं। जी इसमें देखिएगा एक एक लाइन को क्लियर करता हूँ मैं आपको, जिससे आपका सारा क्लियर हो जाए। देखिएगा, जिस भी तापमान पर धातु को गर्म होकर प्लास्टिक अवस्था में बदली जाती है, अर्थात जिस तापमान पर धातु को गर्म करके प्लास्टिक अवस्था में लाने तक क्या यह बदली जाती है, ठीक है, उसे फोर्जिंग तापमान कहते हैं। तो यूँ समझिएगा कि धातु को गर्म करके प्लास्टिक अवस्था तक लाने के लिए जो टेम्परेचर आवश्यक है वो फोर्जिंग टेम्परेचर कहलाता है, जिसे यहाँ पर फोर्जिंग ताप कहते हैं। ठीक है, यह तापमान धातु में कार्बन की मात्रा पर निर्भर करता है। अगर धातु में कार्बन की मात्रा
अधिक है तो टेम्परेचर अधिक चाहिए, धातु कम है तो कम चाहिए, मतलब कार्बन की मात्रा के समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर डिपेंड करता है फॉर्जिंग में, यहाँ तो ये जो है कार्बन की मात्रा पर, धातु में कार्बन की मात्रा के समानुपाती होता है। ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, कार्बन घटेगा तो ये भी घटेगा, तो इस आधार पर जो है डिपेंड कंडीशन होती है। ठीक है, ये ध्यान देना, ये ध्यान रखना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए कि 1.7% तक, 1.7% कार्बन कार्बन स्टील को ही फोर्ज किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये ध्यान रखिए कि 1.7% तक वाले कार्बन स्टील को ही फोर्ज किया जा सकता है। इससे ज़्यादा जो है कार्बन की अगर मात्रा रहती है तो उसको फोर्जिंग नहीं किया जा सकता, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर आप कहते हैं कि कितने प्रतिशत वाले को जो है अपन फोर्जिंग कर सकते हैं, तो कार्बन की मात्रा कितनी प्रतिशत रहती है किसी भी जॉब के अंदर, तो आप फोर्ज कर सकते हैं तो 1.7, इससे ज़्यादा अगर दिया तो उसको फोर्जिंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यदि कम धातु को फोर्ज करेंगे तो अब देखो 2 स्टेप है, इससे ज़्यादा कम की भी 2 स्टेप होगी। देखा नहीं, यहाँ पर ध्यान से देखना, यदि कम गर्म धातु को फोर्ज करेंगे तो, ठीक है, कम गर्म धातु को फोर्ज करेंगे तो यहाँ पर वह चटक सकती, क्रैक हो जाएगी। अगर यहाँ पर क्या किया, कम धातु को कम गर्म किया और उसको ठोका तो वो चटक सकती है। ठीक है, तथा अधिक गर्म धातु के ऊपर पपड़ी जम सकती है, तो जमने आ जाती है, स्लैगिंग आ जाती है। तो दोनों ही चीज़ों को आपको ध्यान रखना, ना तो पपड़ी आए नहीं चटके, ऐसी स्टेप आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये टेम्परेचर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई किस धातु का क्या टेम्परेचर है, ना तो उसमें पपड़ी आनी चाहिए और नहीं वो चटकनी चाहिए। ये दोनों स्टेप आप अगर उसमें रखोगे तो वो क्लियर हो जाएगी, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं आएगी। जी, आपको यहाँ तक अब कोई भी तकलीफ नहीं आ रही होगी। आगे देखेंगे तो क्या है इसमें और देखेंगे। अब चाहे यहाँ तक जो आपने देख लिया तो इसमें एक बात क्लियर हो रही होगी आपको, ये भी जी, कलर। अब कलर में कुछ देखिएगा, यहाँ जैसे जैसे लोहे को गर्म करते हैं तो वो अपने आकार में बदलाव आते जाते हैं और कुछ इस टाइप का आकार आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा कलर में जो है अलग अलग धातु के लिए अलग अलग है, यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ जो है सबसे पहले लोहा जो होता है जिसको बात करते हैं, ये डिग्री टेम्परेचर है। अगर बात करते हैं तो सबसे पहला जो लोहे का कलर होता है वो 1200 डिग्री सेल्सियस पर कितना हो जाता है, कैसा हो जाता है, ये आप जो देख रहे हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ऐसा 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 वो कलर में हो जाता है। कितने पर, 1200 डिग्री सेल्सियस पे। अगर देखेंगे यहाँ लाइट येलो जो है, यहाँ सिर्फ वाइट दिख रहा था, उसका रंग कौन सा रहेगा, वाइट। अगर 1100 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो इसके कंडीशन में क्या रहेगा, यहाँ पर ध्यान देने की बात है। अब इसमें कुछ चीज़ें ध्यान देना आप, यहाँ पर किस टाइप का होगा, अलग अलग स्टेप होती है। बिल्कुल वाइट जब होता है तो ज़्यादा टेम्परेचर पर हो रहा है, ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, कंफ्यूज मत होना इस बात को। लाइट येलो जो बात होगी तो 1100 डिग्री टेम्परेचर पर होगा, जो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक देख सकते हो, तो ये लाइट येलो कंडीशन है। ठीक है ना जी। अब इसके बाद मतलब येलो, अगर आपसे पूछा जाए कि येलो कंडीशन, तो ये येलो की कंडीशन है जो कि 1050 डिग्री सेल्सियस तक संभव है। ठीक है ना, हाँ। अब ऑरेंज, यहाँ लाइट ऑरेंज की बात करते हैं तो लाइट ऑरेंज भी होगा, ये होगा 980 डिग्री टेम्परेचर पर लाइट, यहाँ पर क्या होगा, ऑरेंज। यहाँ पर बात करते हैं तो ऑरेंज की ही अगर बात किया जाए तो ये 930 डिग्री सेल्सियस पर जी, हाँ। अब रेड कब रहेगा, यहाँ पर लाइट रेड रहेगा 870 डिग्री पर, और रेड जो है चेरी बहुत ज़्यादा रेड रहेगा तो 810 पर। इसके बाद बिल्कुल ही चेरी मतलब जो है यहाँ पर तो 760 पर, और यहाँ पर डार्क चेरी मतलब बिल्कुल यहाँ पर 700 पर, और यहाँ पर ब्लैक रेड काला रेड जो है 650 पर, और इसके बाद में ब्राउन रेड जो आपको 600 डिग्री टेम्परेचर पर। यहाँ से इसके आकार जो है बदलते यहाँ तक पहुँच जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये स्टेप बढ़ती ही चली जाती है। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, या फिर पीडीएफ में देख लिया करो, वहाँ पर मिल जाता है। चलिए अब यहाँ पर बात करता हूँ तो कुछ और चीज़ें जो आपको देखनी पड़ेगी। सबके मैंने कि विभिन्न स्टील को गर्म करने पर तापमान क्या कंडीशन होती है कि जब गर्म करते हैं तो किस किस को कितने कितने तापमान पर गर्म किया जाता है। तो गर्म करने पर तापमान, निम्न कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील को जो है यहाँ एल कार्बन स्टील को जो है 1300 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाना चाहिए, फोर्जिंग के लिए गर्म किया जाना चाहिए। ठीक है जी। हाई कार्बन स्टील को फोर्जिंग के लिए जो गर्म किया जाता है वो कितना है, यहाँ पर 1100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 1300 होता है, यहाँ 1100 डिग्री, ये आपका हाई कार्बन स्टील के लिए गर्म होता है। ठीक है, हाई कार्बन
स्टील के लिए। जी, इसके बाद आता है नेक्स्ट निम्न मिश्र इस्पात के लिए लो एलो स्टील के लिए जो है यहाँ पर जो आता है वो आता है 1100 डिग्री। तो यहाँ पर जो आता है लो एलोई स्टील के लिए जो कंडीशन आती है तो वो आपका कितना आता है 1100 डिग्री। तो इन दोनों के लिए जो आता है वो कितना आता है 1100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। जी, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट और बात बताता हूँ आपको जिसको अपन ध्यान देंगे तो क्या रहेगा। अब और क्या चीज आपको यहाँ साफ साफ दिख रही होगी, देखिएगा फोर्जिंग वाला चैप्टर ही पढ़ रहे हैं अपन पहला नंबर का, इसमें आपको यहाँ पर दिख रहा है फोर्जिंग की लाभ। इसके एडवांटेज क्या है, फोर्जिंग एडवांटेज ऑफ फोर्जिंग, फोर्जिंग की लाभ क्या है। एक्चुअली में सही दृष्टि से देखे, सही मायने में देखे तो फोर्जिंग के कोई ना कोई तो लाभ होगा, और जब लाभ होगा तो इस चीज़ को अपन को समझना भी पड़ेगा कि क्या लाभ होंगे, कैसे लाभ होंगे, किस प्रकार से होंगे और कैसे स्टेप यहाँ पर इसकी आ जाएगी। तो देखिए इसमें सबसे पहले जिस पर बात कर रहे हैं तो वो है इसके द्वारा संरचना। इसके द्वारा संरचना मतलब स्ट्रक्चर के जो है कणों या रेशों में कई प्रकार के परिवर्तन नहीं होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब अपन चाहते हैं कि फोर्जिंग के द्वारा कई प्रकार के परिवर्तन करें तो वो परिवर्तन संभव नहीं है, उसके लिए तो मैकेनिकल परिवर्तन या फिर उसको लिए करेंगे एनालिंग या नॉर्मलाइजिंग, इस टाइप की कई विधियां प्रयोग में लाई जाती है, वो करते हैं। लेकिन वो नहीं, यहाँ पर क्या करते हैं, इसका पहला लाभ यह है कि इसके द्वारा संरचना में कणों में रेशों में तथा कोई मतलब जो इसकी स्ट्रक्चर है ग्रैंगुलर है तो ग्रैंगुलर, कास्टलाइट है किस्टलाइट तो किस्टलाइट, जो फाइबराइज तो जो भी इसकी जो संरचनाएं होती है अलग अलग प्रकार की जिनका नाम मैंने बोला, इनमें से कोई भी है तो वो एज इट इज रहेगी, कणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बनावट में कोई बदलाव नहीं होगा, इसलिए इसकी बनावट एज इट इज ही रहेगी। ठीक है, जिसके कारण धातु की सामर्थ्य बढ़ जाती है, और इसी के कारण धातु की जो सामर्थ्य है स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जी, यहाँ पर आपको ध्यान, धातु से बनी जॉब की फिनिशिंग आसानी से हो जाती है, और यहाँ धातु से बनी जॉब की फिनिशिंग क्या हो जाती है, आसानी। इससे बनी जो जॉब की फिनिशिंग है वो क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। जी बिल्कुल, श्रम एवं समय की बहुत बचत होती है, ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, ज़्यादा श्रम भी नहीं लगता, ये दोनों कंडीशन की क्या हो जाती है, बचत हो जाती है। आगे, धातु को आसानी से मोड़ा या रोल किया जा सकता है, धातु को इस लाइक बना दिया जाता है, इसको रोल किया जा सके, उसको मोड़ा जा सके, इस तरह की स्टेप ला सकते हैं। धातु की आंतरिक संरचना में होने वाली अशुद्धियां समाप्त हो जाती है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर में जो अशुद्धियां रहती है, इम्प्योरनेस रहती है, वो खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, धातु शुद्ध हो जाती है। जब इम्प्योरनेस मतलब अशुद्धियां खत्म हो जाती है, धातु क्या होगी, शुद्ध होगी, तो ये कंडीशन से आपकी इसमें हो जाती है। तो इतने सारे 5-7 लाभ इसमें ये जो दिए गए हैं, ये इसके क्या है, एडवांटेज है। जी, आप देख सकते हो कौन कौन से एडवांटेज है और कौन कौन से किस किस तरह से कैसी है, ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर कर दी है। ठीक है, आगे अब जब कोई भी चीज़ का लाभ है तो ऐसा दुनिया में कोई चीज़ नहीं है कि जिसका लाभ ही लाभ है तो हानि नहीं होगी जी। आप यहाँ सब जानते हो, लाभ भी होगा हानि भी होगी, दोनों चीज़ होगी, लेकिन डिपेंड ये है कि अगर लाभ अधिक है तो आप रिस्क कवर कर सकते हो, और अगर हानियाँ ज़्यादा है तो फिर रिस्क करने का कोई मतलब आपको नहीं है। तो इस टाइप की स्टेप देखनी पड़ेगी। जी देखिएगा यहाँ पर इसमें लिखा सब कुछ धातुएं गर्म अवस्था में हथौड़े की चोट मारने पर टूट भी जाती हैं, तो इस कंडीशन जो टूट जाती है तो ये नुकसान हो सकता है, तो जो भी खराब हो सकता है। तो ये है कि बहुत ही बड़ी जो है यहाँ पर क्या है, लॉसेज है जिसका अपन जिक्र कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका क्या है, जो हानियाँ है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जैसे कास्ट आयरन को ठोकने पीटने चोट मारने पर भंगुर होता है तो ये टूट सकता है, तो ये कई स्टेप है। तो सर्वाधिक जो है भंगुर क्या होता है, कास्ट आयरन होता है, जिसको बोलते हैं ढलवा लोहा। तो ढलवा लोहे से यहाँ पर जो है ढलवा लोहा तो बल्कि तो इसका यूज कास्ट स्टील भी देखिएगा ढाल करके बनाया जाता है, लेकिन ये टूट जाता है कभी कभी, तो इस टाइप की स्टेप होती है। ठीक है जी, है ना। तो ढलवा लोहा सर्वाधिक भंगुर है, ध्यान रखना, सर्वाधिक भंगुर। ठीक है, यहाँ लिख लो सर्वाधिक भंगुर, तो आपसे पूछ भी लिया जाता तो यहाँ पर ध्यान रखना सर्वाधिक भंगुर कौन है, तो ढलवा लोहा, जिसको ब्रिटल कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रिटल। ठीक है, ब्रिटल कहते हैं। जी, यहाँ पर आप क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अच्छा, एक निश्चित तापमान पर फोर्जिंग कार्य किया जाता है, एक निश्चित टेम्परेचर पर फोर्जिंग का क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। आगे देखेंगे प्रारंभिक मूल्य अधिक होता है, जो शुरुआत के जो प्रारंभिक मूल्य है, लागत है, वो क्या होता है, इसका मैक्सिमम होता है, अधिक होती है, और लास्ट में आता है तो यहाँ एक और आता है जो का आयतन भी बदल जाता है। जो का जो वॉल्यूम है जिसकी अपन बात कर रहे हैं, तो
वो क्या होता है, बदल जाता है। तो परिणाम स्वरूप ये सारी की सारी चीज़ें इसकी हानियाँ हैं। तो यहाँ पर कुछ हानियाँ हैं तो कुछ लाभ है, दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ जो है मैंने दिखाई है, आपको ये समझ में आएगी। उम्मीद है आपको ये समझ में आई। तो देखिएगा आगे मैं एक और बात बताता हूँ कि ये तो थी फोर्जिंग की विधियाँ जो कि मैंने आपको बताई। अब इसी फोर्जिंग में एक और चीज़ आपके सामने आई है जिसका नाम आप यहाँ देख रहे हो, तो क्या है, फोर्ज। ठीक है, तो यहाँ पर है फोर्ज। फोर्ज की अगर बात करते हैं तो फोर्ज क्या है, यह एक प्रकार की लोहारी भट्टी है। जी, एक प्रकार की जो है लोहारी भट्टी है जिसको बोलते हैं यहाँ। तो इसका प्रयोग ब्लैक स्मिथी शॉप में, इसका प्रयोग जो किया जाता है फोर्जिंग शॉप में, धातु तथा मिश्र धातुओं को उचित तापमान पर गर्म करने हेतु किया जाता है। धातु तथा मिश्र धातुओं को उचित तापमान पर गर्म करने के लिए किया जाता है तथा भट्टी के अंदर ही आग लगाकर धातु को गर्म गर्म किया जाता है। एवं भट्टी के अंदर क्या किया जाता है, आग लगाकर धातु को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है तथा भट्टी के अंदर ही धातु को आग लगाकर क्या कर दिया जाता है, गर्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो यह एक प्रकार की लोहारी क्या है, भट्टी है ना। इसका प्रयोग ब्लैक स्मिथ शॉप में तथा मिश्र धातुओं को उचित तापमान पर गर्म करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तथा भट्टी के अंदर ही आग लगाकर धातु को क्या कर दिया जाता है, गर्म कर दिया जाता है। और ये कंडीशन जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, फोर्जिंग कहलाती है। जी, यहाँ तक कि जो स्टेप है क्या कहते हैं, इसको फोर्जिंग कहते हैं। ठीक है ना। अब इसके भी जो है क्या है, निम्न भाग होते हैं। तो कौन कौन से भाग होते हैं, तो सबसे पहला नंबर का जो आता है ना, भट्टी, बॉडी या हर्थ। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा भट्टी, बॉडी या फिर क्या बोलते हैं, हर्थ। तो इसके कई प्रकार के भाग होते हैं। देखिएगा भाग में अपन सबसे पहले देखेंगे। जी, आइए मेरे साथ में यहाँ पर लिखा है साफ साफ, क्या लिखा है इसमें कि भट्टी क्या है, बॉडी या फिर क्या है, अर्थ। तो भट्टी, बॉडी या अर्थ। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये फोर्जिंग का मुख्य भाग होता है, मेन पार्ट्स ऑफ द फोर्जिंग। ठीक है, तो फोर्जिंग का प्रमुख भाग कौन सा है, तो अर्थ है, बॉडी है, या फिर यहाँ पर कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो, भट्टी। ठीक है, जिसमें आग प्रतिरोधी ईंटों, अग्निसाइट ऑफ फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिक्स। ठीक है, अग्निसाई ईंटों, आग प्रतिरोधी जो है ईंटों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग कर एवं मिट्टी के द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ अग्निसाई ईंटें, अग्नि को रोधी करने वाली ईंटें, एवं जो है मतलब वहन कर लेने वाली ईंटें, एवं मिट्टी के द्वारा बनाया जाता है और मिट्टी का स्लैब को लगा करके उसको बनाया जाता है। इस भाग में धातु या जोक को गर्म किया जाता है। इस भाग में धातु को या फिर किसको, जोक को गर्म किया जाता है ना। तथा आग लगाने हेतु कोक व कोयले को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और आग लगाने के लिए या तो कोक का या कोयले का जो है ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आग लगाने के लिए कौन सा साधन का प्रयोग करते हैं, या तो कोक का प्रयोग करते हैं या फिर कोयले का प्रयोग किया जाता है। तो ये बात आपको समझना होगा। ठीक है जी, बिल्कुल है ना। कूलिंग टैंक, कूलिंग टैंक किसे कहते हैं, जी आपको समझना होगा, कूलिंग टैंक कहा किसे जाता है। ठीक है, हाँ, दूसरे नंबर का पार्ट है इसमें। तो यहाँ पर देखिएगा, ये तो भट्टी का भाग हो गया कि इसका प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, क्या होती है प्रमुख भाग। यहाँ उसी में एक और भाग है जिसे कूलिंग टैंक कहते हैं, जो क्या करते हैं, भट्टी को ठंडा रखता है। ये टैंक भट्टी को पीछे वाले भाग में लगा होता है। देखिएगा, आपसे पूछा जाता है कूलिंग टैंक कहाँ लगा होता है, भट्टी के पीछे वाले भाग में लगा होता है, जिसका प्रयोग ठंडा पानी भरने हेतु किया जाता है। जिसका प्रयोग क्या करते हैं, ठंडा पानी को भरने के लिए किया जाता है, जो कि नोजल्स तथा ट्यूअर्स को ठंडा करने का कार्य करता है। नोजल को और ट्यूअर्स को ठंडा करने का कार्य कौन करता है, पानी। ठीक है, तथा हवा। ठीक है, तथा हवा भी टैंक के रास्ते से गुजर कर नोजल तक पहुंचती है, और हवा भी टैंक के रास्ते से गुजर कर कहाँ तक पहुंचती है, नोजल तक पहुंचती है। इस प्रकार से एक कूलिंग टैंक बना होता है बनावट में, इस प्रकार से ठंडक पैदा करने का कार्य करता है, जो कि ठंडक बराबर बन जाती है। तो यहाँ तक तो आपको ये बात समझ में आएगी। नेक्स्ट स्टेप में अगर बात करते हैं तो एक और चीज़ आपके साथ, तो यहाँ देखिएगा आगे है ट्यूअर्स। ठीक है, अपन यहाँ इन्हीं के भागों की बात कर रहे हैं कि भट्टी के कौन कौन से भाग होते हैं, है ना। तो यहाँ वही बात थी। ठीक है, तो ट्यूअर्स का मतलब क्या होता है, ट्यूअर्स भी भट्टी में आग जलाने में सहायक होते हैं। तो आग जलाने वाला भाग कौन सा सहायक है, तो यहाँ ट्यूअर्स, क्योंकि ये हवा पाइप, एयर पाइप से जुड़े होते हैं। हवा के द्वारा जो पाइप आती है उससे जुड़े होते हैं, ताकि हवा का दबाव, एयर प्रेशर, एयर फोर्स या एयर प्रेशर, हवा का वेग
वेग भट्टी के अंदर पहुंच सके, मतलब हवा का जो प्रेशर है समान रूप से भट्टी के अंदर पहुंच सके, उन्हें नोजल भी कहते हैं। और नोजल की सहायता से भी इसको ही क्या करते हैं, ट्यूबर्स को नोजल का नाम भी दिया जाता है। क्या कहते हैं, नोजल। तो नोजल भी इन्हीं को ही कहा जाता है। ठीक है, तो इन्हें नोजल भी कहते हैं। इन्हें आगे शंकु के आकार का बनाया जाता है, जैसे शंकु होता है ना, इस टाइप का आकार का यहाँ ये बनाया जाता है आगे, या फिर यूँ समझ सकते हो। कोई बात नहीं, देखिएगा यहाँ जो है जोकर की टोपी होती है ना, जोकर की टोपी, तो उसी के शेप में यहाँ पर इसको बना दिया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हो। तो यही चीज़ आप यहाँ पर जो है इस शेप में भी देख सकते हो। तो ये आपका देखिए शंकु का रूप, इस टाइप का जो है शंकु के रूप में इसको बना दिया जाता है, ताकि इसका वेग बढ़ाया जा सके। ठीक है, आकार का बनाया जाता है ताकि इसका वेग को क्या, वेलोसिटी को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है पड़ेगी। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपको बताई, समझ में आ रही है ना आपको कंटिन्यूटी में। और भी कई भाग है जिनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपके यहाँ पर यूज में आएगी, किस तरह से क्या क्या है। तो देखिए इस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर देखना क्लियर करना है कि किस टाइप के कौन कौन से भाग, ये सारी जो भट्टी है ना उसके बहुत सारे भाग है। तो तीसरे नंबर का भाग के बाद चौथे नंबर का भाग को पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ देखिएगा इसमें ब्लोअर, ब्लोअर आप जानते हो, आप नाम से ही विदित हो गया कि ब्लोअर क्या होगा। जी आप देखो तो यहाँ क्लियर हो जाएगा। ईंधन को जलाने हेतु जो हवा मिट्टी के अंदर भेजी जाती है, ईंधन को जलाने के लिए जो हवा मिट्टी के अंदर भेजी जाती है, ठीक है, अंदर भेजी जाती है, उसे उसे क्या कहते हैं, ब्लोअर के द्वारा पैदा किया जाता है। अब आप समझो कि ब्लोअर, आप समझो सरल लैंग्वेज में जो है कि वो चलाती रहती है ना बच्ची गाड़े लोहार पर से, एक तरह से वो भी ब्लॉक ही। तो यहाँ कर क्या क्या होता है इसमें बड़े स्तर पर, इधर को जलाने हैं तो हवा यहाँ पर भट्टी के अंदर, ये मिट्टी के अंदर नहीं, सॉरी भट्टी के अंदर, ठीक है, भट्टी के अंदर भेजी जाती है। ठीक है ना, भट्टी के अंदर भेजी जाती हैं, उसे ब्लोअर के द्वारा पैदा किया जाता है। किसके ब्लोअर कहते हैं, ये हस्त चालित या फिर जो है विद्युत चालित होती है। हाथ के द्वारा तो आपने देखा ही होगा, ठीक है, लेकिन जो है विद्युत के द्वारा भी चल, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा भी ये चलती है। तो ये इसको बोलते हैं ब्लोअर, जिससे हवा बनाई जाती। तो हवा बनाने का वह साधन जैसे पंखा होता है उसी टाइप का एक ब्लोअर भी होता है। नेक्स्ट आता है हवा वाल्व। तो एयर वाल्व क्या होता है, इसको देखिएगा। इसका प्रयोग भट्टी के अंदर जाने वाली हवा के वेग को कम या अधिक करने हेतु तो किया जाता है। तो हवा की मात्रा को नियंत्रण करने के लिए भट्टी में कौन सा साधन होता है, तो यहाँ पर लिखना है एयर वाल्व। नाम है हवा वाल्व, तो जैसा नाम वैसा वो काम नेचुरल सी करेगा इसी, क्योंकि उसको बनाया इसीलिए गया। तो हवा वाल्व आपका क्लियर हो गया जी। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपके सामने आई है, तो वो क्या है, यहाँ हुड या चिमनी कर सकते हो, या तो हुड कर सकते हो या फिर क्या कर सकते हो इसको, चिमनी। तो चिमनी और हुड क्या होती है इसको भी देखना है। इसका कार्य विषैले धुएं अथवा धुआं कणों को भट्टी से बाहर बाहर निकालने का होता है। हुड या चिमनी, बाहर की ओर जो होती है लंबी 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 लंबी, उसको बोलते हैं हुड या फिर चिमनी। तो इसका कार्य होता है, तो जहरीला जो धुआं है उसमें CO2 वगैरह अन्य प्रकार की जो गैस है, या जो कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस है, कई प्रकार के विषैला धुआं धूल के कणों को भट्टी से बाहर निकालने का कार्य जो होता है वो हुड का या फिर चिमनी का होता है। ये भट्टी के ऊपरी हिस्से में लगी होती है, सबसे ऊपर जो लगी होती है वो कौन सी होती है, चिमनी होती है। जी बिल्कुल सही है ना, जिसे हुड या चिमनी की संज्ञा दी गई है, या हुड कहते हैं या फिर चिमनी कहा जाता है। जी नेक्स्ट आप देखो पानी का टैंक। पानी का टैंक का मतलब क्यूचिंग टैंक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्यूचिंग टैंक। ठीक है, तो पानी का टैंक ये भट्टी के एक साइड में बना होता है, जो भट्टी होती है उसके वन साइड में जो है क्या बना, तो पानी का टैंक होता है, जो पानी से भरा होता है। ठीक है, जो पानी से क्या होता है, भरा होता है ना। इसका प्रयोग जोग तथा औजारों को ठंडा करने के लिए किया जाता है। जोग और औजार को ठंडा करने के लिए उसका प्रयोग करेंगे, यहाँ इसी का ही करेंगे पानी के टैंक का। ठीक है, आगे आता है यहाँ पर कोल टैंक। कोल टैंक किसे कहेंगे दोस्तों, ये बात आपको समझना होगा। जी बिल्कुल सही समझो आप, कोल टैंक। ठीक है, कोल टैंक क्या होगा मैं बता ही देता हूँ आपको, इधर देखिए। तो लीजिए ये रहा कोल टैंक, क्लियर कीजिएगा, यहाँ साफ साफ शब्दों में लिखिएगा कोल टैंक। हाँ जी, इस टैंक का प्रयोग भट्टी में जलने वाले ईंधन, इस टैंक का प्रयोग भट्टी में जलने वाले ईंधन जैसे
कोयला, कोल या चारकोल इत्यादि को एकत्रित स्टोर करने के लिए किया जाता है, इत्यादि को एकत्रित स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, सबसे उत्तम ईंधन ईंधन ब्लास्ट फ्यूल स्टीम कोयला ही होता है। ब्लास्ट के लिए जो है स्टीम फ्यूल आता है, मतलब कोयला आता है, वो सबसे बढ़िया ईंधन है, क्योंकि इसमें सल्फर कम होता है, और जब सल्फर कम होगा तो नेचुरल सी बात है कि ये पर्यावरण के लिए थोड़ा घातक कम होगा, इस टाइप की चीज़ें हो जाती है। तो यहाँ आपको ये देखना होगा, तो इस तरह से आप ये अच्छा है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसी में ही इसके भागों के बारे में, तो कई ही भाग इस भट्टी के होते हैं। बेलचा होता है, रेक होता है, पोकर होता है। तो यहाँ पर फ्यूल, रेक एंड पोकर, ये क्या होता है, किसको क्या कहते हैं, किस तरह के होते हैं, कैसे स्टेप होती है, इन सबको आपको देखना होगा जी। इसका प्रयोग भट्टी में आग बनाने, कोयला को खिंगर क्रैकर्स मतलब निकालने के लिए, यहाँ पर जो कोयले की चिंगारियाँ होती है ना जली, उनको निकालने के लिए, तथा नोजल के मुंह में राख हटाने के लिए, नोजल में जो छोटे राख हटाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर देखो इसका प्रयोग भट्टी में आग बनाने के लिए किसका यहाँ पर प्रयोग करेंगे, देखिएगा। और ये जो रेक होता है उसका यहाँ पर, और फिंगर मतलब उसको जो है यहाँ पर जो है खिंगर का मतलब होता है जो क्लिंकर मतलब छोटे जो होते हैं उनको बनाने के लिए जो कोयला रहता है एक तरह से, और नोजल के मुंह में राख हटाने के लिए, जो मुंह अगर राख आती है तो उसको हटाने के लिए इनमें यहाँ पर प्रयोग करते हैं। बेलचे से इसको क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं राख को, ठीक है ना। और रेक से उसको क्या करते थे, छेद कर देते हैं। और पोखर जो है उसमें क्या करते हैं, यहाँ पर जो है वो होती है जो कि है यहाँ पर खिंगर्स का निकालने का कार्य करती है। इस टाइप से प्रयोग में लाया जाता है। फुहारा का मतलब था स्पार्क। क्या होता है, फुहारा जो है कैसे देते हैं, किसका देते हैं, क्या देते हैं, भट्टी को ऊपर चारों तरफ से फैली हुई आग, भट्टी के ऊपर चारों तरफ से फैली हुई आग के ऊपर फुहारे द्वारा पानी छिड़क कर ठंडा किया जाता है। भाई चारों ओर से आगे आ गया तो फुहारों के द्वारा पानी छिड़क के क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है, जिससे भट्टी के मध्य में आग तो बनी रहती है, बाहर जो अपेक्षाकृत क्या रहता है, ठंडा रहता है, जिससे कि ज़्यादा हीट उत्पन्न न हो सके, हीट को क्या किया जा सके, बैलेंस किया जा सके। ये स्थिति बनाने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख भी सकते हो कौन सा भाग क्या है, किस तरह से है, तो ये आप देखो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो तो ये एक तरह से भट्टी है जिसमें अपन यहाँ पर ये रहे कोयला वगैरह है ना, और यहाँ पर ये कोयला डालने के बाद लिखा है इसमें कोयला, ये ट्यूबर्स है, ये हेड है, ये चिमनी है, ठीक है, ये चिमनी है। यहाँ पर देखिएगा ये मोटर है जिसकी सहायता से, मोटर यहाँ हाथ की सहायता से भी चला सकते हैं, अधिकतर मोटर की सहायता से चलते हैं, है ना। यहाँ पर वाटर है जो है यहाँ पर पिस्टन, तो इस टाइप से होता है। ये टोंग है जिसकी सहायता से, यहाँ पर ये बेलचा है, ये पोखर, यहाँ पर ये आपके अलग अलग प्रकार के जो उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं, जिसकी सहायता से यहाँ पर देख रहे हो तो ये आपकी पूरी की पूरी जो है चिमनी के भाग है जी। आप देख सकते हो एक नज़र से, जिससे आपको एक क्लियर हो गया कि चिमनी कैसी होती। तो मैंने आपको इन्हीं भागों के बारे में बताया। अब पहली बात तो ये है कि इनके क्वेश्चंस कहते हैं कैसे आते हैं, ये आपको देखना होगा। चलो अब इसके सवाल करते हैं शुरुआत से। देखिएगा अपन यहाँ पर पूरे लगभग 5-7 सवाल कराऊंगा आपको, पूरे सिस्टमेटिक ढंग से समझना, आपको एक एक चीज़ को क्लियर करना कि क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर DRDO का एक क्वेश्चन आया 2018 में, वो क्या आया था, देखिएगा यहाँ शानदार तरीके से देखो इसको, कि जिससे फोर्जिंग ऑपरेशन मतलब फोर्जिंग क्रिया अवस्था में की जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोर्जिंग क्रिया अवस्था में की जाती है। अब फोर्जिंग क्रिया अवस्था में किसमें की जाती है, धातु के गलनांक पर, धातु के गलनांक से नीचे, धातु के गलनांक से ऊपर, सभी में। तो एक बात बताऊं, कोई धातु आपकी मान लीजिए 1200 डिग्री सेल्सियस है, समझना बात को। अब धातु से ऊपर तो इसका मतलब 1200 ऊपर वो क्या हो जाती है, देखिए गलनांक, धातु के गलनांक मतलब इसका गलनांक कितना होगा, 1200 डिग्री, इस पर गल जाएगी, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। देखिएगा इस पर क्या हो जाएगी, गल जाएगी, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। लेकिन इससे ऊपर अगर जाएगी तो 1300 या 1250 जो भी होगा, तो इसमें ऑलरेडी जब यहीं गल जाएगी तो इसके ऊपर तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ऊपर तो सवाल नहीं उठता, इस पे भी सवाल नहीं उठता। तो इससे नीचे जैसे 1100 पे है, 1000 पे है, तो इससे नीचे ही तो संभव है, क्योंकि नीचे पर वो गलेगी नहीं, तभी तो उसको ठोकेंगे पीटेंगे, कोई भी ऑपरेशन करेंगे, अन्यथा संभव ही नहीं। तो धातु के गलनांक से नीचे, आंसर यह हुआ इस बेसिस पे, ओके। हाँ, तो इसका आंसर आपको क्लिक करना है, और इसी आधार पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, ठीक है जी। यहाँ जो क्वेश्चन है ये DMRC में पूछा हुआ, DMRC 2018,
ठीक है, 18-19 में आया, 18 में श्योर नहीं पर आया एक बार, ठीक है ना। फोर्जिंग शॉप में भट्टी में राख को कुड़ने हेतु कौन सा औजार प्रयोग किया जाता है? तो भट्टी में राख को कुड़ना है, ठीक है, राख डालना नहीं है, वापिस निकालना है, कुड़ना है। तो यहाँ पर कुड़ने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो राख को कुड़ने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होगा? ये बात आपको क्लियर होना चाहिए कि राख को कुड़ने के लिए ड्रिफ्ट है कि शावल है कि रेक है कि पोखर, ठीक है। तो यहाँ पर कुड़ना है, ठीक है। तो कुड़ना है तो सबसे पहले एक बात क्लियर होना चाहिए कि आपको यहाँ पर पोखर जो है ना, इसमें क्या होता है कि ये यहाँ पर जो अगर उसके छेद रुक जाते हैं ना, उन छेदों को इस तरह से कुड़ कुड़ करके वापस ओके कर देता है, जिससे राख नीचे गिर जाती है। इसके लिए जो है अपन यहाँ पर पोखर सबसे उपयुक्त बिंदु है जी। आपको यहाँ पर पोखर में कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ तक तो आपको ध्यान रखना, ड्रिफ्ट भी नहीं होगी, रेक भी नहीं होगा, शावल भी नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जी। एलपी 2019 में आप देखिएगा, लोकोपाइट में ये क्वेश्चन आया 2019 में, भट्टी में कोयला डालने हेतु किस औजार का उपयोग किया जाता है? अब कोयला डालना है या राख निकालना है, दोनों के लिए शावल का प्रयोग करते हैं। कोयला डालना है या राख निकालना है, दोनों के लिए किसका प्रयोग करते हैं? शावल का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज आपको देखना होगा। तो इस तरह से जो छोटी छोटी बिंदु है जिस पर अपन, ये स्प्रिंकलर थोड़ा सा आपके लिए नए शब्द, इसको ध्यान रखना है। स्प्रिंकलर का आपको पूछा जा सकता है। तो स्प्रिंकलर क्या होता है कि भट्टी में के जो बाहर की ओर है ना, थोड़ा सा गीला गीला कर क्या कर देते हैं, गीली मिट्टी का, समझो आप, गीली मिट्टी करके जो है उसका डेटा बना देते हैं। और इससे क्या होता है कि उसकी जो अंदर की हीट अंदर ही बनी रहे, इसको तो बाहर हीट को ना आने देने का कार्य होता है स्प्रिंकलर। क्या होता है? स्प्रिंकलर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से देखना हम। क्या है क्वेश्चन? यहाँ है ढलवा लोहा कास्ट आयरन की फोर्जिंग निम्न में से कौन सा गुण के कारण असंभव है? तो यहाँ आपसे पूछा था कि ढलवे लोहे की जो है फोर्जिंग निम्न में से कौन से गुण के कारण जो है संभव है? तो यहाँ आप बताओगे भंगुरता। देखिएगा कौन से गुण के कारण असंभव, संभव नहीं है, कंफ्यूजन हो जाता है, अ और संभव में दोनों असंभव। तो यहाँ कास्ट आयरन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सर्वाधिक क्या होता है? भंगुर होता है। और सर्वाधिक भंगुरता के कारण कास्ट आयरन को जो है क्या नहीं कर सकते हैं? तो यहाँ पर क्या फोर्ज नहीं कर सकते हैं। तो ये फोर्जिंग ही इसका पहला कारण है, ठीक है। आपका कठोरता, टफनेस, चिमड़ापन, इतना कोई नहीं, ये आपका पहला ऑप्शन है जो कि आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। SAIL सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड में क्वेश्चन आया, सन का मुझे क्लेरिफाई नहीं है, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ क्वेश्चन से 100% बात आया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ ठीक है। यहाँ आपको मैं बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, लो एलॉय स्टील को फोर्जिंग हेतु कितना टेम्परेचर होता है? तो लो एलॉय स्टील के लिए फोर्जिंग हेतु टेम्परेचर अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, याद होगा आपको। तो देखना यही है कि यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 1100 डिग्री सेल्सियस, कितना? तो यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो 1100 डिग्री सेंटीग्रेड आपका सीधा लो एलॉय के लिए, जो कि आपको मैंने बताया था लो, हाई और यहाँ मीडियम तीनों के लिए आपको बताया था। तो यहाँ लो की बात की थी, 1100 डिग्री सेल्सियस आपका इसका टेम्परेचर हुआ जी, बिल्कुल। इस तरह पर क्या होगा, यहाँ पर ये आपके सामने है। तो अब आप यहाँ दोस्तों मैंने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाई है जो कि आपको एक एक करके बैक टू बैक पढ़ते जाना, लिखते जाना, समझते जाना। उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आए। तो अपने दोस्तों तक लाइक सब्सक्राइब शेयर करने में आप कोई कमी नहीं डालोगे और लगातार मेहनत करते रहोगे, क्योंकि मेहनत से ही अपन को सफलता हासिल है। तो इसीलिए तो किसी महापुरुष ने कहा भी है कि मेहनत कर ले मानवी, मेहनत रखे मान, बिन मेहनत रिझे को ने गुरु धनी और भगवान। ऊपर वाला भी बिना मेहनत के नहीं रहम करता है दोस्तों। इसलिए सभी कार्य के लिए, सफलता के लिए भी मेहनत चाहिए आपको। इसके लिए अथक प्रयास और अटल प्रयास करने पड़ेंगे। लगातार प्रयास रहोगे तभी सफलता संभव है। दोस्तों आपको मेरी बात तो जरूर समझ में आ रही होगी, तो इसको वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करने में कोई भी कमी मत करना, क्योंकि जिस प्रकार से हम मेहनत करके आप तक पहुंचाते हैं उसी प्रकार के थोड़ा सा प्रयास आपका भी हमें सफलता दिलाने में होना चाहिए। जिस प्रकार से हम आपको सफलता दिलाने में सहयोग प्रदान करते हैं, इसी प्रकार से हम भी आपकी तरफ से, आपकी तरफ से जो है सफल हो, सभी बच्चे हमें देखें, ऐसी मनोकामनाएं हमारी भी होती है। दिलों और जान में आप बसते हो, आप में हम बसते हैं, दोनों से मिलकर के यहाँ पर हम सफल होते हैं। यही हमारा और आपका मिशन है। उम्मीद है छोटी सी कहानी के नाम से आपको ये बात तो समझ में आएगी होगी कि मैंने किस टाइप से एक एक करके सारी चीज़ें आपको बताई दी, पढ़ाई दी, लिखाई दी, समझाई दी। तो आगे भी इसी प्रकार के वीडियो बैक टू बैक करके लाता रहूँगा। पर इस वीडियो को आप जितने हो सके 10-15 व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भेज दीजिएगा। फिर लाऊंगा कल इसी प्रकार का नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए तो इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।